प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे बहुलवाद का अर्थ, विशेषताएं और आलोचना। अर्थात मैंने आपको जो पिछले लेक्चर दिए थे उनमें प्रभु सत्ता का या संप्रभुता का एकत्ववादी दृष्टिकोण समझाया था। एकत्ववादी दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह केवल राज्य में निहित होती है। मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता कहलाती है। मतलब जो सर्वोच्च शक्ति होती है समाज में वो केवल राज्य में निहित होती है। अन्य सभी समुदायों से सर्वोच्च केवल राज्य ही होता है। इसलिए राज्य को ये एक सर्वोच्च संस्था मानता है। कौन? प्रभु सत्ता का एकत्ववादी दृष्टिकोण। बेटा, वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता संप्रभुता का जब अध्ययन करते हैं तो इसके संदर्भ में मुख्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक तो है एकत्ववादी दृष्टिकोण, दूसरा है बहुलवादी दृष्टिकोण। एकत्ववादी दृष्टिकोण यह कहता है कि समाज के अंतर्गत सभी समुदायों से सर्वोच्च केवल राज्य होता है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता या संप्रभुता कहलाता है। लेकिन संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि नहीं, वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत अन्य अनेकों समुदाय होते हैं। उन समुदायों की तरह ही राज्य भी एक समुदाय होता है। राज्य अपने आप में अलग से कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है। बहुलवादियों का कहना है कि संप्रभुता प्रभु सत्ता विभाजित होती है। समाज में जो अनेक समुदाय होते हैं उन अनेकों समुदायों में प्रभु सत्ता बटी हुई रहती है। जबकि एकत्ववादी दृष्टिकोण का कहना है कि प्रभु सत्ता संप्रभुता अविभाज्य होती है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि जब हम संप्रभुता या प्रभु सत्ता की अवधारणा का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि प्रभु सत्ता के संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक तो है एकत्ववादी दृष्टिकोण जो कि राज्य को ही सर्वोच्च इकाई या संस्था मानता है, और दूसरा होता है अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण जो कि समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों को राज्य की तरह ही समुदाय मानते हैं। अर्थात राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय ही मान करके चलता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे बेटा वो करेंगे प्रभु सत्ता का जो दूसरा दृष्टिकोण है जिसे कि अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो आज हम बहुलवाद की ही चर्चा करेंगे और बहुलवाद के अंतर्गत आज मैं आपको बहुलवाद का अर्थ, विशेषताएं और इसकी आलोचना ये तीन बातें समझाऊंगा। तो पुराने से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे आज पुनः कहना चाह रहा हूं कि प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं यहां पर किसी भी रूप में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ना भविष्य में लिया जाएगा। और मैं इतना भरसक प्रयास करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, चाहे राजनीति विज्ञान की कोई भी अवधारणा हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विचारक विशेष हो, सभी को मैं गहराई से, गंभीरता से उसके अंतः स्तर में जाकर सभी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य है मेरी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान बेहतर तरीके से समझाना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल से जुड़ गए हैं वो इधर उधर भटकें। कारण कि इधर उधर भटकेंगे तो फिर हमारी मेहनत बेकार है। इसलिए मैं मेरे YouTube चैनल पर राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर चाहे वह स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं एक भी अवधारणा ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं समझाऊंगा। आपको संपूर्ण जानकारी
मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध होगी। बस आपका तो एक ही कर्तव्य है, वो कर्तव्य मैं मेरे विद्यार्थियों को सौंप रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों को मेरे चैनल की जानकारी है बेटा, उन सभी का दायित्व है, परम कर्तव्य है कि अन्य सभी विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। यस बेटा, बहुलवाद, अर्थ, विशेषताएं, आलोचना। अब इसको हम समझें, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। देखो, डायग्राम तो मैं प्रत्येक लेक्चर के अंतर्गत प्रारंभ में ही बना देता हूं, जिससे कि आप उस अवधारणा को ठीक से समझ जाएं। बेटा, मैंने यहां लिखा है बहुलवाद, इधर आया है एकत्ववादी विचार का खंडन। मैंने आपको कहा है ना कि भाई प्रभु सत्ता का जब हम अध्ययन करते हैं, संप्रभुता का जब हम अध्ययन करते हैं, संप्रभुता के संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक तो है एकत्ववादी दृष्टिकोण, दूसरा है बहुलवादी दृष्टिकोण। क्या? बहुलवादी या इसको अनेकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। एकत्ववादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में राज्य को ही एक सर्वोच्च इकाई या संस्था मानता है, जबकि बहुलवादियों का कहना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, मूल बात है, ये निचोड़ है, ये निष्कर्ष है, सारांश है, सार है। यदि ये नहीं समझे तो दोनों विचारधारा नहीं समझ पाएंगे आप। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे बहुलवाद की। बेटा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो बहुलवादी दृष्टिकोण है संप्रभुता का, या जो संप्रभुता का अनेकवादी दृष्टिकोण है, इसको अनेकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ठीक है, समाज में अनेकों समुदाय होते हैं, तो उन सभी समुदायों में अपने विषय विशेष से संबंधित शक्ति मौजूद होती है, इसलिए इसको अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो बहुलवादी या अनेकवादी दृष्टिकोण के समर्थक जो विद्वान है वो कौन कौन है, पहले तो ये नाम नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम पूछ लिया जाता है। एक तो है लास्की, एच.जे. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की, है ना, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। एच.जे. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की है इसके समर्थक। उसके बाद में ड्यूगी है, क्रेब है, मेटलैंड है। इसके बाद में इधर देखिएगा G.D.H. कोल है, फिर मैकाइवर है, फिर लिंडसे है, फिर फोलेट है, फिर गिर्क है, आदि और भी बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विद्वान है मैंने उनके नाम लिख दिए। तो सबसे पहले आप ये नाम नोट करेंगे कि बहुलवादी विचारधारा के या बहुलवादी दृष्टिकोण के मुख्य जो समर्थक विद्वान है कौन कौन है, इन सब के आप नाम नोट करें। अब इधर आइए बेटा, वास्तविक रूप में जो ये बहुलवाद है या बहुलवादी दृष्टिकोण है संप्रभुता का, वो एकत्ववादी विचार का खंडन करता है। मतलब बहुलवाद या बहुलवादी दृष्टिकोण या बहुलवादी विचारधारा ये कहती है, क्या कहती है कि ये एकत्ववादी विचार का खंडन करता है। इसका कहना है कि वास्तविक रूप में समाज में अनेकों समुदाय होते हैं और राज्य भी उन समुदायों की तरह एक समुदाय ही है। राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण, पूर्ण या शक्तिशाली संस्था नहीं हो सकता है। किसने कहा? ये बहुलवादियों ने कहा है, बहुलवादी दृष्टिकोण ने कहा है। क्या कहा है कि इन्होंने एकत्ववादी विचार का खंडन किया है। मतलब जो प्रभु सत्ता का एकत्ववादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है, क्या कहता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। मतलब राज्य ही सर्वोच्च संस्था है, राज्य एक सर्वोच्च इकाई है। इस बात का खंडन करते हैं ये बहुलवादी। इनका कहना है कि नहीं, ये बात गलत है। समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों की तरह ही राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए बहुलवाद एकत्ववादी विचार का खंडन करता है। मतलब इससे पहले मैंने जितने भी प्रभु सत्ता के ऊपर लेक्चर दिए वो सब एकत्ववादी दृष्टिकोण के संदर्भ में ही है। ठीक है बेटा, आगे मैंने लिखा है, पहले तो आप नोट करें, एकत्ववादी विचार का एक खंडन करता है कौन? बहुलवादी दृष्टिकोण। इसके बाद में जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, मैंने जो पिछला लेक्चर अपलोड किया है वह ऑस्टिन का कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत अपलोड किया है। तो ऑस्टिन के सिद्धांत पर आक्रमण है। मतलब जो बहुलवादी दृष्टिकोण है या जो प्रभु सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत है वह वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभु सत्ता के सिद्धांत पर आक्रमण है। इसका कहना यह है कि वास्तविक रूप में राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था नहीं है जो कानून बनाती है। कानून बनाने में समाज में जो अनेकों समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का अपना अपना योगदान होता है। राज्य ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। जबकि जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में राज्य कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।
ये जॉन ऑस्टिन कहते हैं, जबकि बहुलवादी इस विचार का खंडन करते हैं, इस पर आक्रमण करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य कानून बनाने वाली एकमात्र सर्वोच्च संस्था नहीं है। समाज में अनेकों समुदाय होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का कानून बनाने में अपना अपना योगदान होता है। इसलिए ऑस्टिन के सिद्धांत पर यह आक्रमण है। मतलब जो बहुलवाद है या बहुलवादी विचारधारा है या प्रभु सत्ता का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है वो जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभु सत्ता के सिद्धांत के ऊपर एक आक्रमण है। इसका मतलब विरोध किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई कानून बनाने में वास्तविक रूप में राज्य की तरह ही अन्य समुदायों का भी अपना अपना योगदान होता है। अगली बात, प्रभु सत्ता को विभिन्न समुदायों में विभाजित बताया है। अर्थात जो ये बहुलवाद है बेटा, जो ये प्रभु सत्ता का बहुलवादी दृष्टिकोण है, देखो प्रभु सत्ता के दो दृष्टिकोण होते हैं ना, एकत्ववादी दृष्टिकोण और अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण। तो जो ये बहुलवाद या बहुलवादी दृष्टिकोण है या बहुलवादी विचारधारा है वो प्रभु सत्ता को विभिन्न समुदायों में विभाजित बताया है इसने। मतलब एक तत्ववादी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है, संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, वो अदेय होती है, अहस्तांतरणीय होती है, सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है। ये तो एकत्ववादी दृष्टिकोण कहता है। लेकिन बहुलवादी दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है कि प्रभु सत्ता को विभिन्न समुदाय में विभाजित किया जाता है या विभाजित बताया। मतलब बहुलवादियों का कहना है कि समाज में जो अनेकों समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों में वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है बटी हुई होती है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने में केवल राज्य ही कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था नहीं होती है, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का कानून बनाने में किसी न किसी रूप में अपना योगदान होता है। इसलिए प्रभु सत्ता को विभिन्न समुदायों में इन्होंने विभाजित बताया कि प्रभु सत्ता विभाजित होती है, जबकि एकत्ववादियों का कहना है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है। तो सबसे पहले ये बात आपको नोट करनी है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स ध्यान दें, लास्की पहला विद्वान था जिसने, बेटा अब देखेंगे यहां पर लास्की, कौन से लास्की? H.J. हैरल्ड जोसेफ लास्की, जिन्होंने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। नोट करें, राजनीति का व्याकरण। लास्की पहला विद्वान था जिसने प्लूरलिज्म, क्या लास्की पहला विद्वान था जिसने प्लूरलिज्म मतलब बहुलवाद शब्द का प्रयोग किया। बेटा नोट करना है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि बहुलवाद शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो लास्की ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इन बहुलवाद को हम समझें तो इसके लिए मैंने आपके लिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट बनाए। इन 5 पार्टों से हम बहुलवाद को समझेंगे। इसमें बहुलवाद की संपूर्ण बातें आ जाएंगी। नंबर 1, बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व। देखिएगा आखिर ये बहुलवाद का विकास हुआ कैसे है कि भाई धीरे धीरे ये कहा गया कि राज्य ही अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था इकाई नहीं हो सकता, बल्कि समाज के अंतर्गत जो अनेकों समुदाय होते हैं वो सभी समुदाय भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी समुदायों का कानून बनाने में अपना अपना योगदान होता है। तो इसलिए इन्होंने अर्थात बहुलवादियों ने कहा कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय ही है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, वैसे अगर मैं यह कहना चाहूं आपको तो राजनीति विज्ञान के जो जनक थे कौन? अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा था, क्या कहा था? कि राज्य समुदायों का समुदाय है, राज्य समुदायों का समुदाय है। तो वैसे देखा जाए तो संकेत वहीं से मिल जाता है हमें अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में, लेकिन हम इतनी ज्यादा डीपली जाएंगे तो फिर अरस्तु को व्यापक रूप में समझाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर जो हमारा लेक्चर होगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने केवल संकेत दिया है बेटा। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अरस्तु के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप, तो अरस्तु के ऊपर मैंने इतने ही लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। इसका विकास कैसे हुआ ध्यान दें। आप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुलवाद का विकास प्रारंभ होता है। कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कब? जबकि पूंजीवाद की स्थापना के बाद उदारवादी लोकतंत्री राज्यों ने अनेक प्रकार के रूप बदले। मतलब वास्तविक रूप में चूंकि औद्योगिकीकरण हो जाता है, औद्योगिकीकरण के बाद में फिर उदारवादी लोकतंत्री राज्यों में अनेक प्रकार के रूप बदले हैं। किसने? पूंजीवाद ने। और इसने जो अपने रूप बदले हैं उन रूप में ही बहुलवाद एक नया रूप था। बहुलवाद एक नया रूप था और इसके अंतर्गत फिर साम्यवाद तथा
समाजवाद जैसी विचारधाराओं के विपरीत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हुए अनेक उदारवादी लोकतंत्री राज्यों में बहुलवाद का विकास आरंभ हुआ। अब देखेंगे मूल बात यहां। वास्तव में साम्यवाद तथा समाजवाद जैसी विचारधाराओं के विपरीत, क्या? साम्यवाद तथा समाजवाद जैसी विचारधाराओं के विपरीत, चूंकि ये समानता के ऊपर बल देते हैं। अब अंतर इसमें यह है कि साम्यवाद तो क्रांति के बल के ऊपर जो है समानता की स्थापना करना चाहता है, जबकि समाजवाद के अंतर्गत यह है कि भाई धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में जो है वास्तविक रूप में समानता की स्थापना की जाए। लेकिन साम्यवाद तथा समाजवाद जैसी विचारधाराओं के विपरीत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हुए अनेक उदारवादी लोकतंत्री राज्यों में बहुलवाद का विकास आरंभ हुआ। मतलब वास्तव में इन साम्यवादी विचारधाराओं के विपरीत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बल देते हुए कि भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाए, केवल समानता पर ही नहीं, तो अनेक उदारवादी लोकतंत्री राज्यों में बहुलवाद का विकास आरंभ हुआ कि समाज में जो अनेक समुदाय होते हैं उन समुदायों में भी किसी न किसी रूप में शक्ति का वास होता है, कानून बनाने में उनका योगदान होता है। अब वास्तविक रूप में आखिर जो ये बहुलवाद है, इस बहुलवाद का विकास किन किन चरणों में हुआ, बहुलवाद के विकास में किन तत्वों का योगदान रहा, इन तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 तत्व है निरंकुश सम्राटों के अधिनायकवाद। नोट करें, निरंकुश सम्राटों के अधिनायकवाद। मतलब सबसे पहले तो यहां पर जो निरंकुश राजा थे उनके द्वारा ये कहा जाता था कि मैं ही राज्य हूं, जैसा लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, कि मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक। तो निरंकुश सम्राटों के अधिनायकवाद का समापन करने के लिए यहां पर यह विचार दिया गया कि समाज में वास्तविक रूप में राज्य ही सब कुछ नहीं हो सकता है, राज्य नामक संस्था ही सब कुछ नहीं हो सकती है, जबकि समाज में जो अनेकों समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का अपना अपना योगदान होता है। इसलिए यहां पर बहुलवाद के विकास को बल मिला। दूसरा जो तत्व है वह है साम्यवाद के फैलाव का भय। क्या? साम्यवाद के फैलाव का भय, अर्थात इसके बाद में बहुलवाद के विकास को बढ़ाने में या बहुलवाद को आगे बढ़ाने में दूसरा तत्व योगदान देता है, वह साम्यवाद के फैलाव का भय था कि भी अगर साम्यवाद का फैलाव हुआ तो ऐसी स्थिति में फिर बात वही आ जाएगी, किसकी? निरंकुश शासन की बात आ जाएगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो ऐसी स्थिति में साम्यवाद के फैलाव को रोकने के लिए बहुलवाद को बढ़ावा मिला। और तीसरा आता है लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार, अर्थात इसके बाद में धीरे 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 राज्य का जो स्वरूप बदल जाता है। क्या? जैसे प्रारंभ में पुलिस राजा था, दंड वाले राजा था, जो कि व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता था, लेकिन धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदल जाता है और राज्य का स्वरूप कौन सा आ जाता है? लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी। और ये जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाने लग जाता है। और जब जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाता है तो ऐसी स्थिति में समाज के अंतर्गत जो विभिन्न समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों की बात किसी न किसी रूप में माननी पड़ती है, क्योंकि सभी समुदायों को प्रसन्न रखना जरूरी है। जब तक सभी समुदाय प्रसन्न नहीं होंगे तब तक सरकार का गठन नहीं हो सकता। तो इसलिए बेटा इसके बाद में जो यहाँ पर ये आ जाता है तीसरा, लोक कल्याणकारी राज्य का जो विचार आया है, इसने भी बहुलवाद के विकास में जो है योगदान दिया या बहुलवाद के विकास में एक सहायक तत्व रहा। कौन? लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। चौथा तत्व है अनेक प्रकार के प्रमुख समुदायों का महत्व, अर्थात वास्तविक रूप में जो बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व है वो चौथा तत्व रहा, अनेक प्रकार के प्रमुख समुदायों का भी महत्व रहा। जैसे चर्च ने भी अपना योगदान दिया, शिक्षा ने भी अपना योगदान दिया, अन्य अनेकों समुदायों ने भी बहुलवाद के विकास में अपना योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में राज्य सब कुछ नहीं होता है, बल्कि अन्य समुदायों का भी अपना अपना योगदान होता है और अन्य समुदायों के द्वारा भी अपने विषय विशेष के अंतर्गत किसी न किसी रूप में कानून बनाने में योगदान दिया जाता है। और इसके बाद में जो अगला बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व होता है, पांचवा तत्व है अंतरराष्ट्रवाद की भावना आदि सहायक तत्व कहे जा सकते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में फिर बहुलवाद के विकास में जो ये अंतरराष्ट्रवाद की भावना है ये भी एक बहुत सहायक तत्व रहा। अर्थात इसके द्वारा भी ये कहा गया कि भी अगर राष्ट्र वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता को लेकर ही डटे रहेंगे, संप्रभुता को लेकर डटे रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर एक प्रकार से विश्व बंधुता की भावना, अंतरराष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो पाएगा और राष्ट्र आपस में युद्ध ही करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रवाद की भावना जैसे तत्वों ने भी बहुलवाद के विकास में
योगदान दिया। तो बेटा बहुलवाद के विकास में जो सहायक तत्व रहे वो 5 सहायक तत्व रहे। ये 5 सहायक तत्वों के आप जो बिंदु मैंने लिखे ये नोट कर सकते हैं, एग्जाम में किसी भी पूछा जा सकता है। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, बहुलवाद का अर्थ। ध्यान दें बेटा, वास्तविक रूप में बहुलवाद का अर्थ समझे सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान देंगे कि प्रभु सत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो एकत्ववादी दृष्टिकोण है जो कि संप्रभुता का बारे में ये कहता है कि भाई राज्य ही एक सर्वोच्च इकाई है या राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, तो ये बात तो सत्य है कि प्रभु सत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। प्रभु सत्ता राज्य की आत्मा है। जिस देश के पास प्रभु सत्ता नहीं होगी वो राज्य कहला नहीं सकता। डेफिनेटली सत्य ये बात कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं आधुनिक समय में, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता, प्रभु सत्ता। तो प्रभु सत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है, ये बात तो सत्य है और मानेंगे भी हम। लेकिन बेटा जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो एकत्ववादी विचारधारा के ही समर्थक थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई राज्य ही एक सर्वोच्च संस्था इकाई है, तो ऑस्टिन के कानूनी प्रभु सत्ता के सिद्धांत के अनुसार राज्य की सर्वोच्च, निरंकुश, निश्चित, अविभाज्य, स्थायी तथा स्वतंत्र है। मतलब जॉन ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो प्रभु सत्ता होती है या जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है वह निरंकुश होती है, निश्चित होती है, अविभाज्य होती है, स्थायी होती है तथा स्वतंत्र होती है। ये तो जॉन ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कही है ये बात। जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत मैंने अलग से अपलोड कर दिया। यह एकत्ववादी विचारधारा इस बात की समर्थक है, जॉन ऑस्टिन जो बात कह रहे हैं। लेकिन परंतु अब बहुलवाद की बात है, परंतु बहुलवाद को कानूनी प्रभु सत्ता के लक्षण में विश्वास नहीं है। अर्थात जो बहुलवादी दृष्टिकोण है, बहुलवादी विचारधारा है या संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण है, उसको कानूनी प्रभु सत्ता के लक्षण में विश्वास नहीं है। मतलब जॉन ऑस्टिन ने जो कानूनी प्रभु सत्ता के लक्षण बताए हैं कि भाई जो प्रभु सत्ता होती है सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, निश्चित होती है, अविभाज्य होती है, स्थायी होती है, स्वतंत्र होती है, अदेयी होती है, अहस्तांतरणीय होती है, इन लक्षणों में बहुलवाद को यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। नोट करेंगे, कानूनी प्रभु सत्ता के लक्षण में विश्वास नहीं है। किसको? बहुलवादी विचारधारा को। जैसा कि एक विद्वान है क्रैब, यहां पर नाम भी आ गया इनका, ये रहा क्रैब। क्रैब कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता के विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। मतलब एक बहुलवादी विद्वान है क्रैब ने तो यहां तक कह दिया कि प्रभु सत्ता के विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। और जिस दिन प्रभु सत्ता के विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाएगा वह दिन राजनीति विज्ञान के लिए एक सर्वोत्तम दिन होगा। किसने की ये बात? क्रैब ने। मतलब क्रैब का कहना यह है कि जो जॉन ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता के जो लक्षण बताए हैं कि भाई प्रभु सत्ता निरंकुश, निश्चित, अविभाज्य, स्थायी, स्वतंत्र होती है, तो बहुलवादी विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते और ये कहते हैं कि प्रभु सत्ता के विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। किसने की बात? क्रैब ने कही है। अब वास्तव में बहुलवादियों का मत है कि राज्य एक समुदाय है जो कि अन्य समुदायों से अधिक महत्व नहीं रखता है और न ही ये सर्वोच्च समुदाय है। मतलब देखो, एकत्ववादी दृष्टिकोण या जो ये जॉन ऑस्टिन है वो तो ये कहते हैं कि भाई राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता, संप्रभुता है। जबकि बहुलवादी क्या कह रहे हैं? बहुलवादियों का मत है कि राज्य एक समुदाय है, कि राज्य भी एक समुदाय है, राज्य एक समुदाय है जो कि अन्य समुदायों से अधिक महत्व नहीं रखता है। मतलब बहुलवादी कह रहे हैं कि राज्य भी एक समुदाय ही है, इसका अन्य समुदाय से अधिक कोई महत्व नहीं है। जबकि एकत्ववादी या जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता, संप्रभुता है, या राज्य एक सर्वोच्च संस्था या सर्वोच्च इकाई है, या प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में राज्य की आत्मा है। मतलब मूल बात ये कहकर के चल रहे हैं, बहुलवादी ये बात स्वीकार नहीं करे। मतलब बहुलवादी एकत्ववादियों की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो प्रभु सत्ता होती है वो निरंकुश, निश्चित, अविभाज्य, स्थायी तथा स्वतंत्र होती है, इस बात को स्वीकार नहीं करते। बाकी मैंने प्रभु सत्ता के लक्षणों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, वहां पर ये सारे लक्षण आप देख सकते हैं। तो बहुलवादियों का मत है कि राज्य एक समुदाय है जो कि अन्य समुदायों से अधिक महत्व नहीं रखता और न ही ये सर्वोच्च समुदाय है। मतलब बहुलवादी कहते हैं कि राज्य कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है, अन्य समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है। कौन कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं। इसकी मूल बात आपको ये नोट करनी है। इसके बाद नेता गैटल नाम के विद्वान वो कह रहे हैं कि बहुलवादी राज्य को महत्व नहीं देते, प्रभु सत्ता की एकता के सिद्धांत का विरोध करते हैं तथा सामाजिक नियंत्रण में अन्य संस्थाओं के लिए एक बड़े हिस्से की मांग करते हैं। अब देखो बेटा, गैटल क्या करेंगे? बहुलवादी राज्य को महत्व नहीं देते। मतलब गैटल का कहना है कि बहुलवादी राज्य को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। बहुलवादी सिर्फ इतना कहते हैं कि ठीक है,
समाज में अनेक समुदाय होते हैं, उन समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है। तो बहुलवादी राज्य को महत्व नहीं देते हैं, प्रभु सत्ता की एकता के सिद्धांत का ये विरोध करते हैं। मतलब ये प्रभु सत्ता की जो एकता का सिद्धांत है, जैसा कि जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, या राज्य एक सर्वोच्च संस्था या इकाई है, तो इसका ये विरोध करते हैं, प्रभु सत्ता की एकता के सिद्धांत का विरोध करते हैं तथा सामाजिक नियंत्रण में अन्य संस्थाओं के लिए एक बड़े हिस्से की मांग करते हैं। मतलब बहुलवादियों का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए राज्य सब कुछ नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाओं के एक बड़े हिस्से की मांग करते हैं कि अन्य जो समुदाय होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, अन्य क्षेत्रों में भी है, तो सभी समुदायों का सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अपना अपना योगदान होना चाहिए और होता भी है। बहुलवादी इस बात को लेकर चल रहे हैं। बहुलवादियों का कहना यह है कि सामाजिक नियंत्रण में केवल 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 राज्य का ही योगदान नहीं होता है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य ही सब कुछ नहीं होता है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य का ही महत्व नहीं होता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण में अन्य संस्थाओं के लिए एक बड़े हिस्से की बहुलवादी मांग करते हैं कि भी राज्य तो अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है। ये बात गेटल कह रहे हैं। बेटा अब तीसरी बात लेते, तीसरा पार्ट देखो, पहला पार्ट होगा बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व, दूसरा होगा बहुलवाद का अर्थ। ठीक है, तो बहुलवाद के अर्थ में स्पष्ट रूप में बात आ रही है कि बहुलवादी ये कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में जो राज्य है वह एक समुदाय है जो कि अन्य समुदायों से अधिक महत्व नहीं रखता है और नहीं ये सर्वोच्च समुदाय है। मतलब राज्य कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है, अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है। तीसरा पार्ट है विशेषताएं, बहुलवाद की विशेषताएं। नंबर 1, प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां पर बहुलवादियों का कहना है कि प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए, जबकि एकत्ववादी जो दृष्टिकोण है, जैसा कि जॉन ऑस्टिन ने अपना कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, या एकत्ववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने प्रभु सत्ता की जो लक्षण बतलाई है, तो उसके अंतर्गत प्रभु सत्ता के बारे में कहा गया कि प्रभु सत्ता सर्वोच्च होती है, निरंकुश होती है, निश्चित होती है, अविभाज्य होती है, स्थायी होती है, स्वतंत्र होती है, अदेय होती है, अहस्तांतरणीय होती है ना, ये विशेषताएं बताई गई थी। लेकिन बहुलवादी कहते हैं प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए, कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है वह निरंकुश नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु सत्ता निरंकुश है तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज के अंतर्गत जो अन्य समुदाय होते हैं उन समुदायों की इच्छाओं का दमन किया जा रहा है और राज्य की इच्छा को बलपूर्वक तरीके से समाज के जो समुदाय है उन समुदाय को पर लादा जा रहा है। और जब किसी की इच्छा को किसी अन्य पर लादा जाता है तो फिर वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से फिर तानाशाही होगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए, पहला लक्षण है बहुलवाद का। जैसा कि ड्यूगी ने कहा है कि राज्य की इच्छा उच्चतर नहीं है, मतलब ड्यूगी का कहना है कि राज्य की इच्छा उच्चतर नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय होते हैं। बहुलवादी का कहना है कि राज्य भी तो एक समुदाय है और राज्य भी एक समुदाय है, तो इसका मतलब हुआ कि राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च नहीं हो सकता और अन्य समुदायों से सर्वोच्च नहीं हो सकता, तो सभी समुदायों का कानून बनाने में अपना अपना योगदान होगा और अपना अपना योगदान होगा तो फिर राज्य की इच्छा उच्चतर नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा। दूसरा जो इसकी विशेषता है, प्रभु सत्ता के निवास की खोज असंभव, अर्थात वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता के निवास की खोज है कि प्रभु सत्ता का वास कहां होता है, ये असंभव है। यहां पर एकत्ववादी दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप में कहा जाता है कि प्रभु सत्ता का जो वास होता है वो राज्य नामक संस्था में होता है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है उसके निवास की खोज असंभव है, इसकी खोज की नहीं जा सकती, इसका वास्तविक वास कहां होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन के अंदर प्रभु सत्ता का वास कहां मानेंगे आप? राजा में मानेंगे, लोक सदन में मानेंगे या लॉर्ड सभा में मानेंगे? मतलब ब्रिटिश संसद 2 सदन हो गए ना, लोक सदन और लॉर्ड सभा, तो लोक सदन मानेंगे क्योंकि लोक सदन जनता का प्रतिनिधि सदन होता है, प्रत्यक्ष रूप में जनता निर्वाचित करती है। लॉर्ड सभा में तो वास्तविक रूप में कुछ उच्च कुल के लोग होते हैं। तो डेफिनेटली ये कहा ही नहीं जा सकता कि प्रभु सत्ता राजा में है या लोक सदन में है या लॉर्ड सभा में, अर्थात राजा में है या संसद में है या मंत्रिमंडल में है या प्रधानमंत्री में या जनता में, तो क्या कहा जाएगा? इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि प्रभु सत्ता का वास राजा में भी है, संसद में भी है, इसके बाद मंत्रिमंडल में भी है, प्रधानमंत्री में भी है और जनता में भी है। तो प्रभु सत्ता तो डेफिनेटली विभाजित होती है, जबकि एकत्ववादी दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रभु सत्ता क्या होती है, इधर मैंने नोट भी कर रखा है, अविभाज्य होती है। ये रहा अविभाज्य होती है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि अविभाज्य नहीं होती, विभाजित होती है। इसीलिए प्रभु सत्ता के निवास की खोज असंभव है। जैसा कि मैंने ब्रिटेन का उदाहरण दिया, भारत का उदाहरण दे सकते हैं आप। तो भारत में आप प्रभु सत्ता का वास कहां मानेंगे बेटा?
राष्ट्रपति मानेंगे, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन क्या व्यवहार में राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करता है? व्यवहार में प्रधानमंत्री उसका प्रयोग करता है। तो डेफिनेटली जो ये प्रभु सत्ता है वो भारत में कहां है? राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में है, या मंत्रिमंडल में है, या फिर लोकसभा में है, या राज्यसभा में है, या जनता में? कहां है? तो यहां भी यही बात आएगी कि प्रभु सत्ता का वास सभी जगह है, सब जगह है, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो बहुलवादियों की इस बात में सच्चाई है। यस, जैसा कि लास्की ने कहा है, आगे लास्की, प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत को राजनीति दर्शन के लिए उपयुक्त मानना असंभव है। ध्यान देंगे, एच.जे. लास्की कह रहे हैं प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत को राजनीति दर्शन के लिए उपयुक्त मानना असंभव है। मतलब लास्की का कहना है कि जो जॉन ऑस्टिन ने कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है वो प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत को राजनीति दर्शन के लिए उपयुक्त मानना असंभव, मतलब उसको श्रेष्ठ उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु सत्ता का वास एक जगह नहीं होता है, प्रभु सत्ता विभाजित होती है। तीसरी जो विशेषता है वह है प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। अब जो प्रभु सत्ता का एकत्ववादी दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण है ना, एकत्ववादी और बहुलवादी। तो एकत्ववादी दृष्टिकोण तो स्पष्ट रूप में कहता है कि भाई प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है, प्रभु सत्ता का बंटवारा हो ही नहीं सकता। अगर प्रभु सत्ता का बंटवारा कर दिया गया तो प्रभु सत्ता हो ही नहीं सकती, ये बात कही गई है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वास्तविक रूप में अनेक समुदायों में राज्य भी जो कानून बनाता है, वो सभी समुदायों का सहयोग लेकर ही कानून बनाता है। इसलिए मैंने लिखा है अनेक समुदायों में राज्य भी एक समुदाय ही होता है। ऐसे नोट करना है आपको, अनेक समुदायों में राज्य भी एक समुदाय ही होता है। इसलिए राज्य के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तो अन्य सभी समुदायों का सहयोग लिया जाता है, सलाह मशविरा अवश्य किया जाता है। इसलिए बेटा आप नोट करेंगे अनेक समुदायों में राज्य भी एक समुदाय ही है। राज्य सर्वोच्च नहीं है, अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है, इसलिए राज्य सर्वोच्च हो ही नहीं सकता है। तो वास्तविक रूप प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है, क्योंकि समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं किसी भी विषय विशेष से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो समुदाय होते हैं तो उन सभी समुदायों का किसी न किसी रूप में कानून बनाने में अपना योगदान होता है। और डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि कानून बनाने वाली संस्थाएं उनसे प्रभावित होती हैं। चौथी विशेषता है कानून राज्य का आदेश नहीं है। प्रभु सत्ता का एकत्ववादी दृष्टिकोण तो ये कहता है कि कानून राज्य का आदेश है। कानून राज्य का आदेश है। क्या? कानून राज्य का आदेश है, क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य कोई कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कहा है इन्होंने। तो एकत्ववादी दृष्टिकोण या जॉन ऑस्टिन स्पष्ट रूप में कहा है कि एकमात्र राज्य के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। लेकिन बहुलवादी क्या करें कि कानून राज्य का आदेश नहीं है, कि कानून बनाना केवल राज्य का कार्य नहीं है, अन्य समुदायों का भी अपना योगदान होता है। जैसा कि यहां लिखा है कानून राज्य का आदेश नहीं है। क्रैब विद्वान कह रहे हैं कि कानून का अस्तित्व तो राज्य से पहले भी था। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो कानून का अस्तित्व तो राज्य से पहले भी था। जब राज्य अस्तित्व में था उससे पहले भी रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं थी, समाज को चलाने के अपने नियम हुआ करते थे। तो कानून का अस्तित्व तो राज्य से पहले भी था। और जब कानून का अस्तित्व राज्य से पहले भी था, इसका मतलब फिर कानून राज्य का आदेश हो ही नहीं सकता। मतलब कानून राज्य का आदेश कहां हुआ? इसलिए बहुलवादी कहते हैं कि कानून राज्य का आदेश नहीं हो सकता है। मैकाइवर कह रहे हैं कि कानून राज्य का पिता व शिशु दोनों है। ये मैकाइवर ने कहा है, नोट करेंगे। मैकाइवर कह रहे हैं कानून राज्य का पिता व शिशु दोनों है। मतलब कानून जो है वो राज्य का पिता भी और शिशु भी है। कानून राज्य का पिता व शिशु कैसे है? कि कानून राज्य का शिशु तो इसलिए है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन कानून राज्य का पिता कैसे? शिशु तो हो गया, लेकिन कानून राज्य का पिता कैसे? कानून राज्य का पिता ऐसे कि राज्य के द्वारा कानून बनाने के बाद में, संविधान निर्माण करने के बाद में, उसके बाद फिर उस संविधान के हिसाब से ही वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसलिए कानून राज्य का पिता व शिशु दोनों है। किसने की बात? मैकाइवर ने। ठीक है बेटा। पांचवी विशेषता है राज्य सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ध्यान देंगे, यहां पर राज्य सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अर्थात बहुलवादियों का कहना है कि जो राज्य सत्ता होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध होती है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है। मतलब राज्य ही सब कुछ है,
राज्य के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वही कानून होगा। लेकिन राज्य सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली राज्य सत्ता यदि निरंकुश है, अविभाज्य है, अदेय है, अहस्तांतरणीय है, स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह ही नहीं सकती है। इसलिए बहुवादियों का कहना है कि राज्य सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। और छठा लक्षण है समुदाय राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुवादियों का कहना है कि जो समाज में अनेकों समुदाय होते हैं वो राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि वास्तविक रूप में जो समाज में अनेकों समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपने अपने कार्य क्षेत्र के संदर्भ में कानून बनाने के लिए राज्य के ऊपर दबाव डाला जाता है। अर्थात राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। तो सरकार को उन सभी जो समुदाय होते हैं उन समुदाय की बातों को मानना पड़ता है। इसलिए समुदाय राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? समुदाय राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा होगा जब राजनीतिक दल दबाव समूह, मैंने आपको पढ़ाया तो उस समय कहा था कि दबाव समूह प्रेशर ग्रुप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं। आज भी देख सकते हैं आप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप प्रभावित करते हैं। दबाव समूह आप समझना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के ऊपर भी, दबाव समूह के ऊपर भी। अब छठी विशेषता में गेटल कह रहे हैं कि बहुलवाद नहीं मानते कि राज्य विशेष संगठन है। देखो बेटा, नोट करना है ये, मतलब गेटल कह रहे हैं कि बहुलवादी नहीं मानते कि राज्य विशेष संगठन है। मतलब विशेषकर यहां गेटल कह रहे हैं कि बहुलवादी ये नहीं मानते कि राज्य एक विशेष संगठन है। वास्तव में राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय ही है। कौन कहते हैं बात? गेटल। नोट करेंगे पूरी कोटेशन वाक्यांश। बहुलवादी नहीं मानते कि राज्य विशेष संगठन है, अन्य समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है। किसने की बात? गेटल ने। फिर अगली बात आते फिगिस। फिगिस कह रहे हैं कि परिवार तथा चर्च का निर्माण राज्य ने नहीं किया। नोट करें बेटा, फिगिस कह रहे हैं कि परिवार तथा चर्च का निर्माण राज्य ने नहीं किया है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो परिवार है, चर्च, इसका निर्माण राज्य ने कहां किया है। जबकि कहा जाता है कि भाई वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा ही कानून का निर्माण किया गया, तो इससे पहले परिवार अस्तित्व में आता है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा है कि पहले पति पत्नी संतान से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। बच्चे की प्रथम जो गुरु है माता को माना जाता है। तो डेफिनेटली प्रथम संस्था परिवार को माना जाता है। तो फिर परिवार तथा चर्च के निर्माण में राज्य ने कहां योगदान दिया है? इसलिए परिवार तथा चर्च का निर्माण राज्य ने नहीं किया है। तो इसलिए अन्य समुदायों कि जब हम बात करते हैं तो अन्य समुदाय, वास्तविक रूप में जो राज्य है, ये राज्य भी अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। राज्य अपने आप में कोई विशेष संगठन नहीं है। फिगिस कह रहे हैं बात। इसके बाद फिर लास्की कह रहे हैं क्योंकि समाज संघीय है, सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। अर्थात लास्की का कहना है कि क्योंकि समाज संघीय है, समाज के अंतर्गत अनेकों जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयताएं हैं, तो ठीक इसी प्रकार से सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। जब समाज संघीय है तो फिर सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। जब समाज में विभिन्नता है तो फिर सत्ता में भी विभिन्नता होनी चाहिए। बात किसने कही? लास्की ने कही। एग्जाम पूछ लिया जाता है कि समाज संघीय है तो सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। बात किसने कही है? लास्की ने कही है बेटा। ठीक है। इसके बाद में सातवीं जो विशेषता लेते हैं, राज्य सत्ता अंतरराष्ट्रीयवाद के विरुद्ध है। ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जो राज्य सत्ता है जिसकी बात एकत्ववादी करते हैं कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, तो राज्य सत्ता अंतरराष्ट्रीयवाद के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि सभी राज्य अपनी प्रभु सत्ता पर अडिग रहेंगे। प्रभु सत्ता पर अडिग रहेंगे तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली अंतरराष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता, विश्व बंधुता का विकास नहीं हो सकता है, संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बात की जा सकती है कि राजनीति विज्ञान के लिए वह दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होगा जिस दिन प्रभु सत्ता को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाएगा। जैसा कि आक्रब ने कहा, प्रभु सत्ता के विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। जिस दिन प्रभु सत्ता को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाएगा वह दिन राजनीति विज्ञान के लिए एक सर्वोच्च दिन होगा और संसार के लिए भी एक सर्वोच्च दिन होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में युद्धों का जो मूल कारण होता है वह प्रभु सत्ता या संप्रभुता ही है। ठीक है बेटा। तो राज्य सत्ता अंतरराष्ट्रवाद के विरुद्ध है। जैसा कि लास्की कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता के विचार को मानवता के कल्याण के लिए घातक माना है। मतलब लास्की कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता के विचार को मानवता के कल्याण के लिए घातक माना है लास्की ने। प्रभु सत्ता के विचार को मानवता के कल्याण के लिए घातक माना है लास्की ने। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत जो हमेशा राष्ट्र राज्य में खींचतान बनी रहती है, तो उस खींचतान का मूल कारण क्या है? प्रभु सत्ता ही तो है, संप्रभुता ही तो है, और क्या है? मतलब कहा यह जाता है कि भाई
नाजीवाद, फांसीवादी विचारधारा अपने आप में गलत विचारधारा हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, जो प्रभु सत्ता संप्रभुता की अवधारणा है, वो नाजीवाद और फांसीवाद का रूपांतरित रूप ही है बेटा। मैं इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मैंने संकेत दे दिया, उसका रूपांतरित रूप ही है बस। चलिए, इसके बाद लास्ट की पुनः कह रहे हैं कि विश्व राज्य में पृथक प्रभु सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब लास्की का कहना है कि यदि विश्व में शांति स्थापित करनी है तो इसके लिए एक विश्व राज्य की स्थापना करनी होगी, विश्व सरकार की स्थापना करनी होगी, और विश्व राज्य की स्थापना करनी है तो विश्व राज्य में पृथक प्रभु सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। अगर आप पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए विश्व राज्य की स्थापना करनी होगी। देखो, हम वास्तविक रूप में आज राष्ट्र राज्य तक तो आ गए हैं। अब राष्ट्र राज्य से आगे का हमारा जो सपना है वह है एक विश्व राज्य की स्थापना करना, एक विश्व सरकार की स्थापना करना। विश्व सरकार का जो संगठन होगा वह संघवाद के आधार पर गठित होगा, संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर गठित होगा। लेकिन डेफिनेटली जब तक प्रभु सत्ता है तब तक विश्व राज्य का सपना अधूरा है, विश्व राज्य का सपना पूरा नहीं हो सकता है, विश्व राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। और विश्व राज्य की स्थापना नहीं हो सकती तो विश्व सरकार का गठन कैसे किया जाएगा फिर? इसलिए लास्ट की कह रहे विश्व राज्य में पृथक प्रभु सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब विश्व राज्य की जिस दिन स्थापना करने की आप कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में एक विश्व राज्य की स्थापना हो जाए तो फिर उसमें पृथक प्रभु सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसके बाद में आठवीं विशेषता है राज्य का अस्तित्व एक समुदाय के रूप में है। वास्तविक रूप में बहुलवादियों का कहना है कि राज्य का अस्तित्व एक समुदाय के रूप में ही है बस। मतलब राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, समुदाय से अधिक इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैकाइवर कह रहे हैं, समाज में कई समुदायों में से राज्य एक समुदाय है। देखो मैकाइवर क्या करे, समाज में कई समुदायों में से राज्य एक समुदाय, मतलब मैकाइवर ने स्पष्ट रूप में कहा कि समाज में कई समुदायों में से राज्य भी एक समुदाय है। इसलिए राज्य कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है, राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय ही है, कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है, ये कोई सर्वोच्च संस्था नहीं है, कोई सर्वोच्च इकाई नहीं है, कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूट नहीं है। ये लास्ट की कह रहे हैं फिर अनेक प्रकार के समुदाय में राज्य भी एक है और उसकी तुलना में वह व्यक्तिगत निष्ठा का उच्चतर अधिकार नहीं रखता। कितनी महत्वपूर्ण बात की लास्ट की ने कि अनेक प्रकार के समुदायों में राज्य भी एक है। मतलब समाज में जो अनेक समुदाय होते हैं उन समुदायों में से राज्य भी एक समुदाय है। तो नोट करें, अनेक प्रकार के समुदायों में, मैं शॉर्ट में लिखा यहाँ, अनेक प्रकार के समुदायों में राज्य भी एक है और उनकी तुलना में, मतलब अन्य समुदायों की तुलना में, और उनकी तुलना में वह व्यक्तिगत निष्ठा का उच्चतर अधिकार नहीं रखता। मतलब अन्य समुदायों की तुलना में राज्य व्यक्तिगत निष्ठा का उच्चतर अधिकार नहीं रखता। नहीं, सब समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए अन्य समुदायों की तरह राज्य भी वास्तविक रूप में व्यक्तिगत निष्ठा का उतना ही अधिकार रखता है जितना कि अन्य समुदाय रखते हैं। किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये बात लास्ट की ने कही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहां यदि हम देखें तो यहां जो राज्य होता है वो राज्य समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन समुदायों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। बहुलवादी कह रहे हैं कि समुदाय के ऊपर नियंत्रण रखने वाली जो इकाई वो राज्य नहीं है, नियंत्रण नहीं रखता है। हाँ, राज्य अन्य समुदायों में, समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उनमें समन्वय अवश्य स्थापित करता है। अन्य समाज में जो समुदाय होते हैं उन समुदाय में समन्वय स्थापित करता है ये, लेकिन अन्य समुदायों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है। ये बहुलवादी कहते हैं। तो ये बात आपको नोट करना, नियंत्रण नहीं रख सकता है। हाँ, समुदाय में समन्वय स्थापित कर सकता है, तालमेल स्थापित कर सकता है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय, ये राज्य समुदाय में स्थापित अवश्य करेगा। लेकिन समुदाय के ऊपर पूर्ण नियंत्रण की बात आती है तो राज्य समुदाय के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय नहीं हो सकता। यस, इसके बाद में चौथा पार्ट लेते हैं बेटा, बहुलवाद की आलोचना। नंबर 1, प्रभु सत्ता का विनाश। अर्थात अब यहां पर बहुलवाद की कमी निकाल रहे हैं। नंबर 1 बात तो है प्रभु सत्ता का विनाश, जो कि बहुलवादी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, राज्य अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था नहीं है, या राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो प्रभु सत्ता नहीं हो सकती है, राज्य अपने आप में सर्वोच्च नहीं हो सकता है, राज्य
समुदायों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता है, हाँ समुदायों में समन्वय स्थापित कर सकता है। तो फिर आलोचकों का कहना है कि अगर ये बात मान ली जाएगी तो फिर प्रभु सत्ता का विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में फिर आदेश देने वाला होगा कौन, ये आलोचना की गई। नंबर 1 प्रभु सत्ता का विचार, दूसरा प्रभु सत्ता का विनाश, पहली आलोचना प्रभु सत्ता का विनाश, दूसरा है राज्य का अंत। अर्थात वास्तविक रूप में जब बहुलवादी की बात मान ली जाएगी तो फिर राज्य का अंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य की जो सर्वोच्च है, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है प्रभु सत्ता होती है, और बहुलवादी कहते हैं कि राज्य अपने आप में कोई सर्वोच्च है ही नहीं, अन्य समुदायों की तरह है, राज्य भी एक समुदाय है। जब राज्य भी एक समुदाय है तो इस स्थिति में राज्य का अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और प्रभु सत्ता। और यहाँ पर प्रभु सत्ता को विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया है, अविभाज्य नहीं है, विभाजित है ये। तो आलोचकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में राज्य का अंत हो जाएगा। जैसा कि गिल क्राइस्ट कह रहे हैं कि यदि एक राज्य प्रभु सत्ता छोड़ देता है तो यह राज्य का अंत होगा। गिल क्राइस्ट कहना है कि यदि एक राज्य प्रभु सत्ता छोड़ देता है तो यह राज्य का अंत होगा, मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता होती है। और बहुलवादी कहते हैं कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है, राज्य एक सर्वोच्च शक्ति हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि राज्य का अंत हो जाएगा। चौथा है अराजकता का भय। ध्यान दें बेटा, चौथा है अराजकता का भय। अब अराजकता का भय कैसे होगा? क्योंकि समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं वो सभी समुदाय उतने महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि राज्य होता है। अर्थात राज्य भी एक समुदाय है अन्य समुदायों की तरह, राज्य अपने आप में कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर समाज के ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? और बहुलवादी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि समुदायों के ऊपर नियंत्रण राज्य नहीं रख सकता, समुदायों में समन्वय स्थापित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अराजकता का भय होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि समाज को नियंत्रित कौन करेगा, आदेश देने वाला अंतिम रूप में कौन होगा, इसके बारे में यहां पर फिर विवाद होगा। विवाद होगा तो फिर अराजकता का भय होगा। इसलिए गैटल कह रहे हैं, गैटल इसका परिणाम राज्य का खंडन होगा और अंत में गड़बड़ी तथा अराजकता फैलेगी। मतलब वास्तविक रूप में बहुलवादियों की यदि बात मान ली जाए कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है तो फिर इसका परिणाम राज्य का खंडन होगा और अंत में गड़बड़ी तथा अराजकता फैल जाएगी। और चौथी आलोचना है कानूनी प्रभु सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं। आलोचक यहां पर आलोचना कर रहे हैं कि जो कानूनी प्रभु सत्ता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। मतलब जॉन ऑस्टिन ने जो कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया और ये कहा है कि राज्य कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो वास्तव में कानूनी प्रभु सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। भाई अगर सही रूप में जनहित के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो जो कानून बनाए जा रहे हैं तो कानून वास्तविक रूप में एक प्रकार से रीति रिवाजों की, प्रथाओं की, परंपराओं की अभिव्यक्ति ही तो होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं तो वास्तविक रूप में जनता के हित में तो कानून बनाए जा रहे हैं, आलोचकों का कहना है। तो जब जनहित में कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध हो ही नहीं सकते, निश्चित है ये बात। तो इसलिए बहुलवादियों की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि भाई राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय होता है और राज्य एक सर्वोच्च समुदाय नहीं है। ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है, आलोचक कह रहे हैं ये बात। और पांचवी कमी निकाल रहे हैं कानून राज्य से उच्चतर नहीं। ध्यान देंगे, मतलब वास्तविक रूप में कानून जो है वो राज्य से उच्चतर नहीं है। बहुलवादी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कानून, जैसे यहां ऊपर आया भी है ये बात, इधर देखिएगा मेटायर कह रहे कि कानून राज्य का पिता व शिशु दोनों है, दोनों मान रहे हैं ये। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं कि कानून राज्य से उच्चतर नहीं है। मतलब कानून जो होता है वो राज्य से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कानून राज्य से उच्च है तो इसका मतलब फिर प्रभु सत्ता है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष के ऊपर ही कानून हो गया और उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य करना पड़ रहा है तो फिर वो प्रभु सत्ता हो जाता है, वास्तविक रूप में राज्य प्रभु सत्ता नहीं होगा। इसलिए कानून राज्य से उच्चतर नहीं हो सकता है, और जो कि बहुलवादी इस बात को मानते हैं। और छठी आलोचना है राज्य की सर्वोच्चता आवश्यक है। अब ध्यान देंगे बेटा, वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि बहुलवादी कहते हैं कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय नहीं है। मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति को ये प्रभु सत्ता नहीं मानते। इनका कहना है कि समाज में जितने भी समुदाय होते हैं वो सभी समुदाय राज्य की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए राज्य अपने आप में कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि बहुलवादियों की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य की सर्वोच्चता आवश्यक है। अगर
अन्य सभी समुदायों के बराबर ही राज्य को मान लिया जाएगा, तो फिर अंतिम रूप में आदेश कौन देगा? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण कौन स्थापित करेगा? समाज के ऊपर कौन नियंत्रण स्थापित करेगा? पूरी समाज के लिए कानून कौन बनाएगा? जैसा कि हम पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और डेविड ने कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था है। तो ये मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान कौन करेगा? क्या सारे समुदाय कर सकते हैं? और सारे समुदाय करेंगे तो क्या सारे समुदाय पूरे देश के लिए करेंगे? सारे समुदाय तो अपने अपने लिए करेंगे, तो फिर देश की बात कौन करेगा? पूरे देश के लिए, समाज के लिए कानून कौन बनाएगा? इसलिए बहुलवादी की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य की सर्वोच्चता बहुत जरूरी है। हाँ, अन्य समुदाय है, उनकी बात मानी जाए, उनके जो हित है, उनके जो विचार है, आवश्यकताएं हैं, उनकी सुनवाई हो, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता तो अति आवश्यक है। इसलिए अन्य समुदायों के बराबर राज्य को मानना निहायत गलत है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। आलोचकों का कहना ये बात। ठीक है बेटा, तो छठी आलोचना होगी राज्य की सर्वोच्चता आवश्यक है, जबकि बहुलवादी राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते और ये कहते हैं कि राज्य अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, तो ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। अब मैंने 5वां पार्ट बनाया है निष्कर्ष। अब बहुलवादी विचारधारा का, दृष्टिकोण का निष्कर्ष निकालते हैं क्या? कि राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं होगा। जैसा कि बहुलवादियों ने कहा है कि भाई समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय नहीं हो सकता। लेकिन राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं होगा, मतलब कभी भी ये नहीं लगता है, संभावना ही नहीं दिखाई दे रही है कि राज्य की सर्वोच्चता का कभी अंत होगा, ऐसा नहीं लग सकता। जैसा कि क्रैब ने कहा भी है कि प्रभु सत्ता के विचार को राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं लगती ये बात कि भी राज्य की सर्वोच्चता का अंत कभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सभी के अपने हित होंगे, और जब तक हित रहेंगे, सभी राष्ट्र राज्यों के हित रहेंगे, तो डेफिनेटली आपस में टक्कर होती रहेगी और प्रभु सत्ता का तो किसी भी रूप में त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि अन्य सभी समुदायों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई न कोई तो होगा ही होगा, और कोई न कोई होगा तो फिर वो राज्य नामक संस्था ही होगा, इसके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं होगा। फिर भी, अब मैंने यानी कहा फिर भी बहुलवाद का महत्व है, मतलब ये बात सत्य है कि राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं हो सकता। जैसे कि बहुलवादी कहते हैं कि भाई राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, राज्य कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है, लेकिन निष्कर्ष में हम कह रहे हैं कि भाई राज्य की सर्वोच्चता का अंत शायद कभी नहीं होगा। मतलब वास्तविक रूप में राज्य की सर्वोच्चता अति आवश्यक है कि सभी समुदायों में राज्य को सर्वोच्च होना चाहिए, ये बात हम निष्कर्ष में कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुलवाद का महत्व है, ये नहीं है इसका मतलब ये कह रहे कि बहुलवादियों ने कोई योगदान नहीं दिया है, बहुलवादियों की बात गलत है कि वो तो ये कह देते हैं कि भाई समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि बहुलवादियों ने कोई योगदान नहीं दिया, कोई महत्व नहीं। नहीं, बहुलवाद का भी महत्व है। तो फिर भी बहुलवाद का महत्व, क्या महत्व है कि राज्य निरंकुशता पर व्यवहारिक प्रतिबंध आवश्यक है। अर्थात बहुलवादी ने कम से कम ये बात तो कही है कि राज्य की निरंकुशता के ऊपर प्रतिबंध हो। अब प्रतिबंध हो तो समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदाय की बातों को मानना चाहिए, तो प्रतिबंध हो गया। और दूसरा महत्व क्या है कि राज्य ध्यान देंगे, राज्य साध्य न होकर साधन है। मतलब बहुलवादी कह रहे हैं कि राज्य साध्य न होकर एक साधन है। वास्तविक रूप में जो बहुलवादी है राज्य को साधन मान के चल रहे हैं, अर्थात राज्य साध्य न होकर साधन है। बहुलवादी राज्य को क्या मान रहे हैं? साधन मान रहे हैं, साध्य नहीं मान रहे हैं। तो वास्तविक रूप में राज्य को ये एक साधन मान के चल रहे हैं, इसलिए समाज जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों की बातों को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन सभी समुदायों के लिए राज्य एक साधन मात्र है। तो बहुलवादियों का यह भी एक महत्व या योगदान रहा है कि बहुलवादियों ने वास्तविक रूप में राज्य को एक साधन माना है, साध्य नहीं। तो नोट करेंगे, राज्य साध्य न होकर साधन है। मतलब बहुलवादी राज्य को एक साधन मानते हैं, साधन मानते हैं, साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। इससे ज्यादा और क्या योगदान हो सकता है? वैसे भी देखा जाए तो राज्य और समाज का निर्माण हमने, मनुष्यों ने अपने लिए किया है। अपने लिए किया है तो फिर हम हमारा अहित किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसी स्थिति में समाज के नियम, रीति रिवाज, प्रथाएं, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदल सकते हैं, लेकिन अपना अहित किसी भी रूप पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य और समाज का निर्माण हमने हमारे लिए किया है, इसलिए समाज और राज्य हमारे लिए साधन है।
क्या राज्य और समाज हमारे लिए साधन है, हमारे साध्य नहीं है। साध्य तो हम स्वयं हैं। इसलिए सभी व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने आप में हमारे लिए साधन है। तो बहुलवादियों का ये भी एक योगदान रहा है बेटा। ये हो गया बहुलवादी विचारधारा या बहुलवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत मैंने बहुलवाद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी सारी नोट भी कर दी हैं और एक एक बात की ठीक से व्याख्या भी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुलवाद को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।